उसके बदले जो आपको पैसा मिलता है उसी को हम कहते हैं आय कहते हैं। समझ गए यहाँ। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक और मानसिक, मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं और उसके बदले आपको कुछ मिल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन 87, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम। आंसर लिखेंगे इसका। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी भी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब एक साल में जितने भी पैसा इनकम होते हैं या अर्जित होते हैं उसी को हम कहते हैं राष्ट्रीय आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। सकल घरेलू उत्पाद क्या है। आंसर लिखेंगे, एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि में प्रायः वर्ष में उत्पादित समर्थ अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन 89, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद से आप क्या समझते हैं। आंसर लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद से देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो उसी सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आप, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। आंसर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन किसे कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करने पड़ते हैं, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में से इन खर्चों को घटाने के बाद जो शेष राशि बनता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहते हैं, उत्पाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि भागफल में आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। ओके, समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि भागफल के में आता है उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट देखिए 92, क्रेडिट कार्ड किसे कहेंगे। क्रेडिट कार्ड किसे कहेंगे। आंसर, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसके साथ राशि निर्धारित करती है जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, हम क्रेडिट कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डेबिट कार्ड किसे कहेंगे। 93, डेबिट कार्ड किसे कहते हैं। आर्थिक विकास के इस दौर में बैंकिंग संस्थाओं के द्वारा प्लास्टिक के एक टुकड़े को भी मुद्रा के रूप में उपयोग किए जाने लगा है। प्लास्टिक मुद्रा का एक एटीएम 1 रुपये का एटीएम है। एटीएम से 1 रुपये निकालने के लिए डेबिट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। आगे आप समझ गए कि डेबिट कार्ड किसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 94, एटीएम किसे कहते हैं। एटीएम किसे कहते हैं, आंसर लिखेंगे। एटीएम का पूरा नाम
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या हिंदी में कहते हैं जैसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। इसके द्वारा ग्राहक किसी भी समय किसी भी जगह पर अपने पैसे निकाल सकते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने की सेवा प्रदान करती है। क्या करती है? एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, जिसे हिंदी में स्वचालित टेलर मशीन भी कहा जाता है। इसके द्वारा ग्राहक किसी भी समय किसी भी जगह पर अपने पैसे निकाल सकते हैं। यह मशीन 24 घंटे रुपये निकालने की सेवा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 92। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो आंसर लिखेंगे, जब दो पक्षों द्वारा एक वस्तु से दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है तो उसे उस वस्तु को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब एक सामान आप लिए और दूसरा सामान आपको मिल गया, दे दिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा 96। एटीएम मशीन से पैसे कैसे निकाला जाता है? एटीएम मशीन से पैसा कैसे निकाला जाता है? आंसर, एटीएम कार्ड मिलने के बाद एक गुप्त अंक होता है, जिसकी सहायता से एटीएम कार्ड को मशीन में डालने के बाद रुपया निकाला जा सकता है। आप समझ गए कि एटीएम से पैसा कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट क्या है? आंसर लिखेंगे बैंक ड्राफ्ट क्या है, तो आंसर लिखेंगे इसका, बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है, बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंकों को आदेश देता है कि पत्र में लिखी हुई रकम उन्हें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। मतलब जो जितना उस पर अंकित किया गया है उस व्यक्ति को दे दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही 1 रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है, उसे ही बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? बैंक ड्राफ्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10 इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा एग्जाम के लिए, जो कि आप लोग एक एक क्वेश्चन को पेन और कॉपी निकाल कर लिखिए और इसे आसान तरीका से लिखने का चालू कीजिए, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है ना। दिक्कत लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो चलिए, आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी भेजिए। तो चलिए हम क्वेश्चन के बारे में आज बताएंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका कि विनिमय के यानी कितने प्रकार के होते हैं, विनिमय जो होते हैं वो कितने रूप के होते हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पूछ लेगा यहाँ से कि विनिमय के कितने रूप होते हैं, तो आपको बोलना होगा विनिमय के जो है 2 रूप होते हैं। कितने रूप? 2 रूप होते हैं। और कौन कौन होते हैं वो भी बताने वाले हैं, कौन कौन रूप होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग बने रहिएगा। विनिमय के 2 रूप है, जो एक जो है वस्तु विनिमय प्रणाली और दूसरा जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली, ठीक है। समझ गए होंगे, एगो वस्तु और एगो मुद्रा, आप लोग समझ गए ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन के बारे में बताएंगे क्या कह रहा है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहा जाता है जिसमें एक वस्तु के पहले यानी जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं का
आदान प्रदान किया जाता है, जिससे यानी एक वस्तु से बदले दूसरी वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के साथ बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। यानी इसका कहना है मुद्रा के प्रत्येक रूप से लेन देन वस्तु का यानी विनिमय होता है, उन्हें ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से कठिनाई आती हैं। यानी इसका क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन से कठिनाई आती है जी। तो लिखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में मनुष्य को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना है। यानी निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ से सामना करना पड़ता है, ध्यान दीजिए। आपके सामने है आवश्यकता के दोहरे संयोग यानी संयोग का अभाव, और दूसरा मूल्य के सामान्य मापक का अभाव, तीसरा मूल्य संचय का अभाव। समझ गए होंगे। चलिए तो बताते हैं अगला नंबर, और अगला नंबर है इसी का तो यानी विभाजन का अभाव। अगला भविष्य के भुगतान में कठिनाई। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में फिर बताएंगे क्या कह रहा है। बताइए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है। मुद्रा जो है मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है। तो मुद्रा विनिमय प्रणाली का वह यानी प्रणाली है जिसमें किसी वस्तु के बदले मुद्रा का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं, मुद्रा प्रणाली कहा जाता है। समझ गए। चलिए अब जानेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मुद्रा किसे कहते हैं, बने रहिए आप लोग। मुद्रा हम उसे कहते हैं कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की अलग अलग परिभाषा दी है। यानी अलग अलग मुद्रा को परिभाषा दी है। इसकी एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करती है, जो मुद्रा का कार्य करती है। तो परंतु कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रा के लिए वैधानिक स्वीकृति भी अनिवार्य है। चलिए आप जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, मुद्रा से क्या लाभ होता है। मुद्रा से क्या लाभ है जी, बताइए कमेंट करके। तो मुद्रा से पूरे मानव समाज को लाभ पहुंचाता है। यानी पूरे मानव जितने भी समाज होते हैं ना, वो सारे को लाभ पहुंचाता है। अर्थशास्त्र की सभी शाखाओं में जैसे उपभोग, उत्पादन, वितरण, विनिमय तथा राजस्व से मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान है। मुद्रा का क्या है, महत्वपूर्ण स्थान है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब बताइएगा बचत से क्या समझते हैं। बचत से आप क्या समझते हैं जी, बचत से क्या समझते हैं,
समाज की कुल आय को यानी समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। यानी समाज की कुल आय को वस्तुओं एवं सेवाओं पर खर्च किया जाता है। कुछ वस्तुओं का उपयोग तत्काल उपयोग करते हैं, कुछ वस्तुओं का उपयोग जो है तत्काल उपयोग करते हैं, तथा कुछ टिकाऊ वस्तु है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग किया जाता है, यानी की जाती हैं। अर्थात कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर किया जाता है उसे यानी बचत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अतः स्पष्ट है कि आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन। जानेंगे राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के क्या उपाय है। यानी इसका कहना है जी कि राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के क्या यानी उपाय है। तो बताइए क्या उपाय है। तो यदि राजनीतिक दल इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने उद्देश्यों के असफल होकर चरमरा जाएगी। क्या हो जाएगी? वो चरमरा जाएगी। अतः राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। प्रभावी यानी राजनीतिक दलों के प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय है। तो देखेंगे क्या क्या उपाय है इसका। चलिए, दल बदल कानून लागू होना चाहिए। दल बदल कानून लागू होना चाहिए। ठीक है। दूसरा है जी न्यायपालिका के आदेश का पालन होना चाहिए। यानी न्यायपालिका को आदेश का पालन होना चाहिए। तीसरा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। यानी राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। अब जानेंगे क्वेश्चन आपका, साख पत्र और मुद्रा में क्या अंतर है। यानी साख पत्र और मुद्रा में क्या अंतर है। तो आपको सबसे पहले लिखना होगा कि साख और पत्र और मुद्रा में प्रमुख अंतर है, यानी निम्नलिखित अंतर है। ठीक है। चलिए तो बताते हैं आपको क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा। मुद्रा कानूनी ग्राहक होते हैं। मुद्रा जो होते हैं कानूनी ग्राहक होते हैं, जबकि मुस्ताक पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है। जबकि मुस्ताक पत्रों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती हैं। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए तो जानेंगे अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड के सामने। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि साख पत्र से आप क्या समझते हैं। साख पत्र जो है क्या, साख पत्र से आप क्या समझते हैं जी। तो बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है। यानी साख पत्र से हमारा मतलब उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। यानी जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। साख पत्र जो है ना कई प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। तो ध्यान दीजिएगा। ये आपके बोर्ड के सामने चेक विनिमय, बैंक डाइफट और प्रतिजा पत्र, यात्रा चेक। ठीक है ना। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब ध्यान देंगे मेरे भाई ये क्वेश्चन पे आपके बोर्ड के सामने है कि बीमारू राज्य शब्द से आप क्या समझते हैं। बीमारू जो है बीमारू राज्य शब्द से आप क्या समझते हैं। तो भारत के काफ़ी पिछड़े राज्य जिन्हें बीमारू के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बीमारू नाम से जाना जाता है, वे हैं बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम इत्यादि। इन राज्यों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली है। क्या है? जैसे बिजली है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। और सिंचाई यातायात
सिंचाई, यातायात, परिवहन, दूर संचार इत्यादि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। बीमारू सबसे नकारात्मक ध्वनि वक्त होने के कारण यह है, राज्य को इस नाम से पुकारा जाता है, इस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन अगला नंबर है कि बिहार की आर्थिक प्रगति को प्राकृतिक आपदा प्रभावित करती हैं, वर्णन करें। इसका क्वेश्चन है आपका कि बिहार की आर्थिक प्रगति को प्राकृतिक आपदा प्रभावित करती हैं, वर्णन करें। तो ध्यान दीजिएगा कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में आर्थिक प्रगति परिलक्षित होने लगे हैं, किंतु प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा विकास में बाधा के रूप में उभरती आती है। सड़क का विस्तार एवं स्वास्थ्य सेवा प्रगति पर होती हैं। पर बाढ़ के कारण सड़कें पुनः जर्ज एवं खत्म हो जाते हैं। कभी बाढ़ की धारा मुख्य मार्ग होती हैं, तो कभी आबादी वाले क्षेत्र। इस प्रकार यह आपदा एक इसमें आज विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, ये घटनाएं का नाम और यह तिथि का नाम। पहला लिखा है कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। ट्रैफलगर युद्ध कब हुआ था? 805 ईस्वी में। ट्रैफलगर युद्ध कब हुआ था? 805 ईस्वी में। भारत का 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1336 से 1453 ईस्वी। कब? 1453 ईस्वी में हुआ था। 7 वर्षीय, यह 7 वर्षीय युद्ध, ध्यान दीजिएगा। 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1336 से 1453, 1336 से 1453 ईस्वी के बीच। 7 वर्षीय युद्ध कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। कब हुआ था? 1756 से 1763 ईस्वी के बीच। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रीमिया का युद्ध, 1854 से 1856 के बीच। क्रीमिया का युद्ध बहुत बार पूछा जाए, पॉपुलर क्वेश्चन है। 1854 से 1856 के बीच। फॉकलैंड युद्ध 1982। फॉकलैंड युद्ध कब हुआ था? फॉकलैंड युद्ध 1982 ईस्वी में। वर्साई की संधि 1919 ईस्वी। वर्साई की संधि कब हुई थी? 1919 ईस्वी में हुआ था। टाइटैनिक जहाज डूब गया 1912 ईस्वी। कब डूब गया? 1912। क्वेश्चन पूछेगा आपको कि टाइटैनिक जहाज कब डूब गया? 1912। नेपोलियन की मृत्यु 1821। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। नेपोलियन की मृत्यु, आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी। 570 ईस्वी। 570 ईस्वी। हजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी। पैगंबर साहब की मृत्यु 632 ईस्वी। पैगंबर साहब का जन्म हुआ था 570 में, मृत्यु कब है? 632 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? बताएंगे हमें। पैगंबर साहब की मृत्यु हुआ था 632 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1928 ईस्वी। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 से 1865 के बीच। मैराथन का युद्ध 490 ईस्वी ईसा पूर्व। 490 ईसा पूर्व। अवरवेला का युद्ध 331 ईसा पूर्व। 331 ईसा पूर्व। प्रथम धर्म युद्ध 1095 से 99 के बीच। 1095 से 99 के बीच हुआ था प्रथम धर्म युद्ध। नेक्स्ट बताएंगे अमेरिकी स्वतंत्रता का युद्ध कब हुआ था? 1776 से 1883 ईस्वी में। बल्कन युद्ध कब हुआ था? 1912 से 1913 के बीच। बल्कन युद्ध 1912 से 13 ईस्वी में। चीन जापान युद्ध 1894 से 95 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917 ईस्वी में हुआ था। स्पेन में गृह युद्ध हुआ था 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। रूस जापान युद्ध 1904 से 1905 के बीच हुआ था। लोजान की ये संधि 1923 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखने वाले हैं
इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। फ्रैंकफर्ट का संधि कब? 1871। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछेगा ही कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले 2, प्रमुख राशियां एवं उनके चिन्ह। प्रमुख राशियां एवं उनके चिन्ह। प्रमुख राशियां एवं उनके चिन्ह। मीन राशि मछली। मीन राशि किससे संबंधित है? मछली से संबंधित है। कुंभ राशि घोड़ा, घड़ा लिखा है। मकर राशि मगर। धनु राशि धनुष, धनु राशि धनुष। वृश्चिक राशि बिच्छू। तुला राशि तराजू। तुला राजू किससे संबंधित है? तराजू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कन्या राशि लड़की। कन्या राशि लड़की से। सिंह राशि शेर। कर्क राशि केकड़ा। कर्क राशि किससे संबंधित है? केकड़ा से संबंधित है। केकड़ा आप लोग खाए हैं कभी? तो कमेंट करके बताइए यस या नो। मिथुन राशि स्त्री पुरुष। मिथुन राशि स्त्री पुरुष। वृषभ राशि बैल। मेष राशि भेड़। मेष राशि किसके साथ संबंधित है? भेड़ से संबंधित है। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 देखने वाले हैं, सूर्य से ग्रह का क्रम। दूरी के अनुसार, आकार के अनुसार। सूर्य के से ग्रहों का क्रम है, मतलब सूर्य से ग्रह के कौन कौन से क्रम में आते हैं, कौन सा ग्रह। तो इधर देख रहे हैं दूरी के अनुसार है, लिखे आकार के अनुसार। दूरी के अनुसार है पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। मतलब दूरी के अनुसार पृथ्वी 3 नंबर पे है, और आकार के अनुसार पहला का नाम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। आकार का स्थान पे आएगा 6ठा नंबर पर, और दूरी के अनुसार आएगा 3रा नंबर पर। ओके, तो दूरी के अनुसार आप यहां देख रहे होंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और यूरेनस, और उसके बाद एक वरुण है। जस्ट इधर देखेंगे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और नीचे है आपका बुध। यहाँ देख रहे होंगे वरुण एवं बुध। नेक्स्ट टॉपिक नंबर देखने वाले 3, विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें। विश्व एवं भारत की प्रमुख झीलें। कैस्पियन सागर झील रूस तथा ईरान, रूस तथा ईरान में है। सुपीरियर झील अमेरिका तथा कनाडा। सुपीरियर झील कहाँ है? अमेरिका तथा कनाडा। हुरान झील यूएसए तथा कनाडा, यूएसए तथा कनाडा में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन झील कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट देखने वाले क्वेश्चन, वैकाल झील सोवियत संघ। वैकाल झील कहाँ है? सोवियत संघ में। सुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या। सुडोल्फ झील कहाँ है? केन्या में। टीटीकाका झील कहाँ है? पेरू बोल्विया में। टीटीकाका झील कहाँ है? पेरू बोल्विया में। रेंडियर झील कनाडा। रेंडियर झील कहाँ है? कनाडा में। डलहौजी झील कहाँ है? फ्लोरिडा। डलहौजी कहाँ है? फ्लोरिडा में है। डल झील जम्मू कश्मीर। बुलर झील जम्मू कश्मीर में। डल और बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मीठे पानी का झील है ये। नेक्स्ट, राजसमंद झील राजस्थान। सांभर झील राजस्थान। सांभर इडली के साथ जब सांभर खाते हो कहाँ पे? राजस्थान में है। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। पुलिकट झील तमिलनाडु। क्या लिखा है? पुलिकट झील का है? तमिलनाडु। लोकटक झील का है? मणिपुर। लोकटक झील का है? मणिपुर में। लोकटक झील का है? मणिपुर में। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। जयसमंद झील का है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, डिंडवाना झील राजस्थान। देवताल झील उत्तराखंड। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील उड़ीसा। बहुत कुछ खारा पानी की झील का है? उड़ीसा। चिल्का झील का है? उड़ीसा में। ओके, लोनार झील महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल। वेम्बनाड झील का है? केरल में है। नेक्स्ट देखने वाले मानस।
मानस बल झील क्या है? जम्मू कश्मीर। मानस बल झील क्या है? जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। मानस बल झील जम्मू कश्मीर। पिछौला झील राजस्थान। मालाताल झील उत्तराखंड में। खुरपाताल झील उत्तराखंड। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर। जितने नाग में झील मिलेगा आप जम्मू कश्मीर मारेंगे। कौन मारेंगे? जम्मू कश्मीर मारेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं महाजनपद एवं राजधानी। कौन सी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी उसके बारे में आप जानेंगे। क्या लिखा? महाजनपद एवं राजधानी। महाजनपद के नाम है और इधर राजधानी के नाम है। अंग का राजधानी कहाँ था? चंपा। अंग का राजधानी चंपा। अंग आप पूछेगा कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चंपा। मगध का गिरिव्रज या राजगिरी। गिरिव्रज या राजगिरी। काशी का वाराणसी। काशी का वाराणसी। वत्स का कौशाम्बी। वत्स का कहाँ था? कौशाम्बी। कौशाम्बी। वजी का वैशाली विदेह या मिथिला। वजी का नाम क्या था? वैशाली विदेह या मिथिला। कौशल क्या लिखा? कौशल का था? श्रावस्ती। कौशल का कहाँ था? श्रावस्ती। अवंती उज्जैन मस्मती। मल्ला का कुशावती। पंचाल का अहिछत्र या कंपीपल। चेदी का शक्तिमती। कुरु इंद्रप्रस्थ। कुरु का इंद्रप्रस्थ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इंद्रप्रस्थ का नया नाम अभी क्या है। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज का हटक। विराट कंबोज का हटक। सुरसेन का मथुरा। अस्मक का पोटली या पोतन। गांधार का तक्षशिला। गांधार का राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। इसके क्या थी? राजधानी। जय हिंद। आगे आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट VVI वन लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम देते हैं आपको यहाँ से 1-2 नंबर देखने को 110% गारंटी को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और अपनी तैयारी में कुछ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। टॉपिक नंबर पढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख खनिज एवं उत्पादक देश। क्या लिखा है? विश्व मतलब पूरे वर्ल्ड के प्रमुख मतलब पॉपुलर खनिज यानी मिनरल एवं उत्पादक देश का नाम बताएंगे। क्या लिखा है? खनिज और क्या लिखा है? उत्पादक देश। मतलब कौन से खनिज में कौन सा देश नंबर 1 स्थान पर है। लोहा में चीन और ऑस्ट्रेलिया। चीन और ऑस्ट्रेलिया। तांबा में चिली चीन। तांबा में कौन प्रथम स्थान में कौन है? चिली। या सेकंड स्थान में कौन है? चीन है। मैंगनीज में कौन सा है? चीन दक्षिण अफ्रीका। चीन दक्षिण अफ्रीका। बॉक्साइड में ऑस्ट्रेलिया और चीन। बॉक्साइड आप किसका? एक से आप कमेंट करके हमें बताएं। पढ़ने वाले जास्ता चीन पेरू। जास्ता में कौन है? चीन पेरू। टीन में चीन इंडोनेशिया। चीन उत्पाद में कौन सा रहा? चीन और इंडोनेशिया। सोना चीन और ऑस्ट्रेलिया। सोना में कौन है? चीन और ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है। ओके। देखने वाले चांदी मैक्सिको और चीन। कौन है? मैक्सिको और चीन है। मैक्सिको और चीन। हीरा में रूस ऑस्ट्रेलिया। रूस और ऑस्ट्रेलिया। पारा मतलब मरकरी। मरकरी जो आप लोग जानते होंगे कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ये एक ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक है। अपवाद एक्सेप्शनल जिसे हम बोल सकते हैं। पारा चीन और स्पेन। अब्रक में है चीन और अमेरिका। अब्रक में कौन सा? चीन और अमेरिका। नेक्स्ट देखेंगे यूरेनियम काजाकिस्तान कनाडा। थोरियम में ब्राजील ऑस्ट्रेलिया। थोरियम के उत्पादन में कौन है? ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। टंगस्टन में चीन और रूस। अब हमें बताएंगे टंगस्टन का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए प्लेटिनम दक्षिण अफ्रीका रूस। दक्षिण अफ्रीका रूस। क्रोमियम में दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे।
क्रोमियम के उत्पादन में पहला स्थान में कौन है? दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे। सीसा के उत्पादन में चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया। प्लेटिनियम पेट्रोलियम सऊदी अरब रूस, सऊदी अरब रूस। कोयला में चीन और अमेरिका, कोयला में कौन है? कोयला उत्पादन चीन और अमेरिका है। विश्व के प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, मतलब वो तो खनिज था और ये सेकंड टॉपिक देख रहे हैं। विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश, फसल का नाम है और ये क्या लिखे? उत्पादक का नाम है। ओके, तो चावल में चीन भारत, पहला नंबर पर चावल उत्पादन में कौन सा देश आता है? चीन। और दूसरा क्या आता है? भारत। ऊन उत्पादन में चीन ऑस्ट्रेलिया, चीन ऊन उत्पादन में चीन और ऑस्ट्रेलिया। गेहूं उत्पादन में चीन और भारत, मतलब चावल और गेहूं खाद्यान्न फसलें में पहला स्थान पर कौन है? चाइना। और दूसरा स्थान में कौन है? अपना देश भारत। तो आई होप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चीनी, चीनी उत्पादन में ब्राजील और भारत। चीन में कौन है? सेकेंड स्थान पर भारत, फर्स्ट स्थान पर ब्राजील। मक्का संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। दूध में भारत, दूध में भारत नंबर 1 पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका सेकंड स्थान। तिलहन फसल ब्राजील चीन, तिलहन मतलब जितने में दाल जो तिलहन मतलब हुआ तिल वाले। कॉफी ब्राजील कोलंबिया, कॉफी उत्पादन में कौन है? पहला स्थान ब्राजील है, दूसरा स्थान है कोलंबिया है। मूंगफली में चीन भारत, चीन और भारत। नहीं देखने वाले तंबाकू, क्या देखने वाले हैं? तंबाकू के उत्पादन में चीन भारत ब्राजील, चीन भारत ब्राजील तंबाकू। कपास चीन भारत, कपास चीन भारत। जौ रूस कनाडा, जौ के उत्पादन में कौन है? रूस और कनाडा है। ओके, सोयाबीन में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोयाबीन में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। चाय चीन भारत, चाय के उत्पादन में कौन है? चीन और भारत। कहवा मतलब कॉफी ब्राजील और वियतनाम, कौन सा? वियतनाम। ओके, रबर के उत्पादन में थाईलैंड इंडोनेशिया, थाईलैंड इंडोनेशिया। गन्ना के उत्पादन ब्राजील भारत, ब्राजील भारत। कौन है? गन्ना में ब्राजील और भारत। अब हमें बताएंगे कि सबसे ज्यादा गन्ना कौन सी राज्य उत्पादन करते हैं और सबसे ज्यादा चीनी मिल कौन बना किसके पास है? आप कमेंट कर हमें बताइए। और आखिरी में हम बताएंगे क्वेश्चन दोनों का। नारियल का इंडोनेशिया फिलीपींस, केला में भारत और इक्वाडोर। ओके, फसल तथा सब्जी में ब्राजील और भारत, फसल तथा सब्जी में कौन है? ब्राजील और भारत। नारंगी में संयुक्त राज्य अमेरिका, नारंगी में कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। लौंग के उत्पादन में तंजानिया भारत, तंजानिया भारत। पशु में भारत और ब्राजील, पशु के उत्पादन में कौन है? भारत और ब्राजील। भेड़ के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया चीन, बकरी में चीन भारत, बकरी में चीन भारत। जूट भारत बांग्लादेश, जूट भारत और बांग्लादेश। चीन शक्कर में ब्राजील भारत, ब्राजील भारत। ओके, अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक नंबर देखने वाले 3, भारतीय नगरों के प्राचीन नाम, मतलब वर्तमान में नाम अभी क्या है, प्राचीन में नाम क्या था। भारतीय नगरों के प्राचीन में नाम क्या थे? वर्तमान नाम और एक क्या लिखा? प्राचीन नाम। ओके, देखने वाले क्या लिखा? इलाहाबाद, पहले नाम था प्रयागराज, फिर इलाहाबाद फिर बदल के रख दिया गया प्रयागराज। अभी क्या नाम ना हो गया? फिर प्रयागराज हो गया। चेन्नई, मद्रास का नया नाम क्या हो गया है? चेन्नई। मद्रास पहले हम बोलते थे, अभी क्या नाम बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं। ओके, गुवाहाटी का बोलते हैं गुवाहाटी, पहले था गुवाहाटी, अब गुवाहाटी। नेक्स्ट देखने वाले हैं कालीकट, कोझिकोड, लखनऊती, लखनऊ पहले नाम क्या था? लखनऊती, अब क्या हो गया है? लखनऊ। पाटलिपुत्र हो गया, क्या नाम हो गया? पटना। पाटलिपुत्र, पटना का पहला नाम क्या था? पाटलिपुत्र, अब उसका नाम क्या हो गया? पटना। अब पटना का नाम पटना ही क्यों पड़ा? आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्या लिखा? पंजिम, अब हो गया पंजी, पहले था पंजिम, यह पंजी किसकी राजधानी है? आप कमेंट करके बताएं। फैजाबाद, साकेत, फैजाबाद का नया नाम क्या हो गया? साकेत।
क्या बड़ौदा, अब है बड़ौदा, पहले क्या था बड़ौदा, फिर हो गया बड़ौदा, सेम नाम है। विजयपट्टनम, विशाखापट्टनम, पहले था क्या विजयपट्टनम था, अब हो गया विशाखापट्टनम। तब पहले कानपुर देहात, अब हो गया ब्रह्मवर्त। इंद्रप्रस्थ, अब हो गया दिल्ली, दिल्ली का पूरा नाम क्या था इंद्रप्रस्थ। आप ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि इंद्रप्रस्थ किसका नाम था, दिल्ली का पुराना नाम क्या है इंद्रप्रस्थ, क्या नाम है इंद्रप्रस्थ। कलकत्ता का नाम है कोलकाता, क्या है कलकत्ता, आप क्या बोलेंगे कोलकाता। अभी भी गांव घर में आपको कलकत्ते कहता होगा, कोलकाता नहीं कोई कहता है, कलकत्ता से लिया, अरे कलकत्ता से लिया मतलब कोलकाता, पहले नाम था कलकत्ता, अब हो गया कोलकाता। ओके, नेक्स्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन अहमदाबाद, कर्णवती, अहमदाबाद कहता है कर्णवती। बम्बई, अब हो गया मुंबई, बम्बई अब हो गया मुंबई। पूना, अब हो गया पुणे, पहले नाम क्या था पूना, अब क्या नाम है पुणे। किशनपुर हो गया आंसर रांची। बनारस, वाराणसी, अब क्या हो गया वाराणसी, पहले तो क्या बनारस, अब क्या हो गया वाराणसी। पहले था बंगलोर, अब हो गया बेंगलुरु, पहले क्या था नाम था बंगलोर, अब क्या हो गया बेंगलुरु। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं, भारत की प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्था का नाम और स्थापना वर्ष कि कौन सा संस्था को कब स्थापना हुआ था। पहला है एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता 1784 में, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता का 1784। सरस्वती महल पुस्तकालय तंजावुर कहाँ पर 1918 ईस्वी में, कब हुआ था इसका स्थापना 1918 ईस्वी, कब हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। भारतीय नृत्य विज्ञान सर्वेक्षण 1945, कब हुआ था 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली 1953 ईस्वी में। ओके, लेकिन जस्ट देखने वाले क्वेश्चन ललित कला अकादमी नई दिल्ली 1954, ललित कला अकादमी नई दिल्ली की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। साहित्य अकादमी नई दिल्ली 1954, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घ 1954, कब हुआ था 1954 में हुआ था। नेक्स्ट देखने वाले हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली 1959 ईस्वी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट देखने वाले खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी पटना 1891 ईस्वी, कब हुआ था 1891 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1980 ईस्वी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1980 ईस्वी। राष्ट्रीय संस्कृति परिषद 1983 ईस्वी में, कब हुआ था राष्ट्रीय संस्कृति परिषद 1983 ईस्वी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985 ईस्वी, 1985 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली, नेशनल राष्ट्रीय संस्कृति परिषद 1983, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय 1985, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 ईस्वी। नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली 1957, राष्ट्रीय अभिलेखागार 1991 ईस्वी। वैज्ञानिक औद्योगिक 1942 ईस्वी, कब आता 1942 अनुसंधान है। भारत महोत्सव 1982, भारत महोत्सव की स्थापना कब हुआ था 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4, प्रमुख भारतीय शासक तथा उपाधि, मतलब कौन शासक का उपाधि क्या था, उपाधि का मतलब टाइटल। प्रमुख भारतीय शासक तथा उपाधि, भारतीय शासक का नाम और ये उपाधि का नाम। बिंदुसार का नाम है अमित्र घात, क्या कहते हैं अमित्र घात। अशोका देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी, किसका नाम है देवनाम
प्रिय, देव नाम प्रिय, प्रियदर्शी। क्वेश्चन आएगा आपका कि देव नाम प्रिय किसका नाम था या उपाधि था? तो आंसर मानेगा आप अशोक। अशोक। अब प्रियदर्शी उसी का नाम है। समुद्रगुप्त, भारत का भारतीय नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं हम? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम। महाराज धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज कहते हैं। चंद्रगुप्त का टाइटल क्या है? महाराजा धीराज। क्या नाम है? महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य। उसी का नाम क्या है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का, चंद्रगुप्त प्रथम का नाम है महाराजा धीराज। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। हर्षवर्धन शिलादित्य, शिलादित्य। कनिष्क देवपुत्र, कनिष्क का क्या नाम है? देवपुत्र। अब कहीं भी देवपुत्र का बात हो तो आप समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहा है, तो कनिष्क के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, लाख बख्श या मलिक, मलिक, लाख बख्श या मलिक। कुतुबुद्दीन ऐबक। शिवाजी छत्रपति, शिवाजी का क्या नाम है? छत्रपति। टाइटल क्या नाम था? छत्रपति। बालाजी बाजीराव, नाना साहेब, बालाजी बाजीराव का क्या नाम है? नाना साहेब। क्या नाम है? बालाजी बाजीराव नाना साहेब। जहांगीर शेख सलीम, शेख सलीम। क्या नाम है? शेख सलीम। औरंगजेब बादशाह गाजी। औरंगजेब का ही नाम क्या था? बादशाह गाजी, उसे कहा जाता है औरंगजेब का बादशाह गाजी। नेक्स्ट देखने वाले हैं पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर। पुलकेशिन द्वितीय परमेश्वर। महेंद्र वर्मन प्रथम विचित्र चित्त। नरसिंह वर्मन प्रथम का वातापीकोंड महामहल मल्ल। गोविंद तृतीय जगतुंग। विक्रमादित्य चतुर्थ त्रिभुवन मल्ल। विक्रमादित्य चतुर्थ त्रिभुवन मल्ल। विक्रमादित्य द्वितीय नरेंद्र मृगराज। राजा राजराज। जय जगमोंड चोला मार्तंड। क्या नाम है? जय मगोंड चेला मार्तंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। अब ऐसा वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से आपको मोस्ट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आई होप आप लोग आशा करते कि अंत तक देखेंगे और अपने पढ़ाई में कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आई होप आप लोग भी लगे होंगे तैयारी करने में अच्छे से, जब्बर से, और अंत तक आपका तैयारी अच्छा हो उम्मीद करते हैं। और आपको उम्मीद में कुछ सहयोग हो तो आप इस वीडियो को देख सकें और अंत तक बने रहें। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, चलते क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 71 की ओर। इससे पहले आपको 70 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं KVS कोचिंग सेंटर से। क्या लिखा है क्वेश्चन? अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर लिखेंगे अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। एक बार आप बारीकी से पढ़ लीजिए, अब नीचे रहिए। पहला क्या लिखा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या लिखा है? प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र क्या कहा जाता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से प्राप्त वस्तुएं आती है। समझ गए? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि कृषि क्षेत्र किसे कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या क्या आता है? तो कृषि से आएगा संबंधित। इसके अंतर्गत क्या आएगा? कृषि, पशुपालन, मछली पालन एवं जंगलों से प्राप्त वस्तुएं आती है। देखने वाले पॉइंट में 2 दिया हुआ है।
द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र क्या कहा जाता है? औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य इत्यादि सभी आते हैं। क्या क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके द्वारा खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य इत्यादि सभी आते हैं। क्वेश्चन सी देखेंगे। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा, परिवहन एवं संचार, व्यापार क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। समझ गए? तृतीय को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्वेश्चन देखें 72। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? आंसर लिखेंगे। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी कि पूरी कंपनी का मालिक एक किसी पर्सनली आदमी हो, यानी एक व्यक्ति को हो, तो उसे हम पूंजीवादी व्यवस्था कहेंगे। जैसे अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देखने वाले बी, समाजवादी अर्थव्यवस्था। क्या देखने वाले? समाजवादी अर्थव्यवस्था। वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब मालिक एवं संचालन देश की सरकार के पास होता है। क्या होता है? समाजवादी मतलब समझ गए कि कोई भी उत्पादन के जो साधन होंगे उसका स्वामित्व यानी संचालन करने वाला देश की सरकार के पास होता है, उसे हम सामाजिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। थर्ड होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आंसर लिखेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था के मिश्रण को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पर्सनली आदमी का भी और सरकार का जो नेतृत्व होता है उसके अनुसार दोनों को मिलाकर जो बनाते हैं उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 73। आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियोजन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास सकारात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास सकारात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन कहा जाता है। क्वेश्चन पढ़ेंगे 74। सतत विकास से आप क्या समझते हैं? सतत विकास से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे। ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके। ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास का भी ध्यान रखा जाता है। तो समझ गए कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? तो सतत विकास हम उसे कहेंगे ऐसा विकास जो हमेशा जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के विकास का भी ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। 75। समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं? तो आंसर समझेंगे। आर्थिक विकास की जिस पद्धति या प्रक्रिया से, जिस लिखना है, जीत लिखा है यहाँ पर, जिस होगा, जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन जीवन होगा, यहाँ रॉन्ग लिखा बाय मिस्टेक, सॉरी। जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का
कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रह सके, ऐसे विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहा जाता है। समावेशी मतलब सबका विकास होना चाहिए। समावेशी विकास मतलब समझ गए कि आर्थिक विकास की जीवन जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। क्या होता है? ऊंचा होता है, तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रह सके, ऐसी विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 76। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? विनिमय का मतलब होता है अदला बदली, हेर फेर, बदला बदली करना। तो लिखेंगे आंसर, वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय जब मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उससे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहा जाता है। मतलब मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय मतलब खरीद बिक्री, लेन देन, जब आप मुद्रा के द्वारा किया जाता है तो उसे मुद्रा विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे हम एक कॉपी खरीदे और कॉपी के बदले हमको दुकानदार कॉपी दिया, उसको हम पैसा दिए, तो किससे लिए? पैसा से दिए, पैसा दिए उसे, तब हमें सामान दिया। आप कोई भी सामान दुनिया में करते हैं, पैसा देते हैं आपको सामान देता है, पैसा नहीं दीजिएगा सामान नहीं मिलेगा। ठीक इससे पहले होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, आप एक वस्तु दीजिए आपको दूसरा वस्तु देगा, लेकिन ऐसे आजकल नहीं। आजकल क्या है? मुद्रा विनिमय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 76। उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? उपनिवेश किसे कहते हैं? तो आंसर देखेंगे, जब कोई भी देश किसी भी बड़े समृद्ध चली राष्ट्र के मतलब शक्तिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देश एवं नियंत्रण शासन देश का होता है, तो ऐसे शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। अब इस बात का छोटा सी सिंपल से उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा इंसान है, मान लीजिए समाज का एक राजा है और उसके नीचे बहुत सारा नौकर काम करते हैं, मतलब उसका देख रेख पूरा, मतलब उस पर समझ लीजिए कि पूरा अधिकार उसी का है। जैसे कि राजतंत्र था उस टाइम में, ऐसे हुआ करता था, लेकिन आजकल क्या है? लोकतंत्र है, तो इसे कोई अपने आप में सब स्वतंत्र है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। तो ये आजकल हम उपनिवेश नहीं कर सकते। इससे पहले जो होता था राजतंत्र था, उसमें उपनिवेश आप बहुत सारा देखने को मिलता, जो एक शक्तिशाली राजा या एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देश पर अपना अधिकार कर लेते थे और उस पर अपना शासन चलाते थे, उसे हम क्या कहते थे? उपनिवेश कहते थे। जब वही बात यहाँ भी लिखा गया कि जब कोई भी देश किसी भी बड़े समृद्ध या शाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्य का निर्देशन या नियंत्रण शासन देश का होता है। ओके, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 77। प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। कितना छोटी सी बात है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप 78 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय तो नेशनल इनकम क्या है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। राष्ट्रीय आय किसे कहा जाता है? तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि मतलब एक वर्ष के समय में यानी 365 दिन में उत्पादित जितने भी वस्तुएं उत्पादित हुए हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तब आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय हम किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 79 नंबर क्वेश्चन,
क्या लिखा हुआ है कि मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? आंसर लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे आप क्या समझते हैं। उत्तर, मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव के विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसे 3 सूचियां हैं, समझ गए कि मानव विकास सूचकांक किसी भी देश के मानव, किसी भी देश के मानव के विकास के सूचकांक को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इसके प्रमुख 3 सूचक है, जीवन की आशा, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। क्या क्या इसके मुख्य अंक कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3। कितने हैं रे छोटू? 3 हैं। जीवन की आशा, शिक्षा की प्राप्ति और जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं 80 नंबर। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? आंसर देखेंगे ध्यान से। अब पेन को उतारिए, चुपके से कोनो गली में बैठ के फटाफट नोट कीजिए और बेहतर वर्ग से बेहतर करने की कोशिश करिए। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाती है शीशा पत्थर की चोट से। ऐसे शीशा तलाश कीजिए कि पत्थर टूट जाए। आए आप उस मुकाम पे आप लोग पहुंच चुके हैं। आप दिखा देना है अपने जलवा को कि आप क्या कर सकते हैं। आप अपनी माँ बाप का शेर है, आप उसका नाज है, उसका आप गर्व है, आप उसको सिर ऊंचा करके दिखा सकते हैं। आप में वो जुनून है, वो जज्बा है कि आप उसको निखार सकते हैं। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले तो मुकद्दर की बात है। प्रयास ना करिए तो गलत बात है। आपको रिजल्ट आएगा, 110% अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका चिंतन छोड़ दीजिए। आपका जो टाइम है अभी बचा हुआ, उस टाइम में बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। क्या लिखा है? आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना का वह मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते। क्या होते हैं? सहायक होते हैं। जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल इत्यादि। क्या है? आधारिक संरचना है। क्या है? आधारिक संरचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन में देखने वाले 81। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़ने वाले, बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? बीमारू राज्य से आप क्या समझते हैं? बीमारू राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत के निम्नलिखित राज्य आते हैं जो इस प्रकार है। बीमारू राज्य के अंतर्गत उत्तर भारत के निम्नलिखित राज्य आते हैं जो इस प्रकार है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, यह सभी बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं। अब आप ऑब्जेक्टिव में कहीं एक ऑब्जेक्टिव देखे होंगे, कहीं कहीं बिहार तो कहीं देखते होंगे मध्य प्रदेश, लेकिन आपको यहाँ पर लगातार सारे राज्य के नाम याद रखना है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है? क्वेश्चन 81, बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है? पिछड़ेपन समझ गए, बिहार इतना पिछड़ा क्यों है अभी तक? तो आंसर लिखेंगे, आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। प्रमुख कारण क्या है? निम्नलिखित है। ऑप्शन नंबर ए, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। भी देखेंगे, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ एवं सुखाड़ से नुकसान, औद्योगिक पिछड़ेपन, गरीबी, कुशल प्रशासन का अभाव। कुशल प्रशासन का अभाव। आप समझिए बिहार के पिछड़ेपन का ये सब क्या एक रीजन है। बिहार के पिछड़ेपन का क्या ये कारण है? नेक्स्ट देखने वाले 82 नंबर क्वेश्चन,
कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं? कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं? तो आंसर लिखेंगे ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है, केवल कृषि पे ही निर्भर है, उसे हम कहेंगे कृषि जनित उद्योग। समझ गए ना क्या कर रहा है? ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित है, आश्रित मतलब निर्भर, आश्रित मतलब निर्भर है, अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, कृषि से क्या आता है? कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। जैसे आग से आम होना चाहिए, आग लेके रॉन्ग, सॉरी, आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। आप समझते होंगे कि क्या लिखा हुआ है कि कृषि जनित उद्योग जो कृषि पर निर्भर हो, ऐसे उद्योग को कृषि जनित उद्योग कहेंगे। जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना। सॉस मतलब समझे चटनी, आप लोग जो चटनी खाते होंगे ना, चटनी, वैसे बोलते हैं सॉस, इंग्लिश में सॉस, हिंदी में बोलते हैं चटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 83 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं? अगर आप दुनिया में अमीर बनना चाहते हैं तो एक ही तकदीर है आपको बदलने का, अमीर। शिक्षा वो शिक्षा से निगर दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आई होप आप पढ़ लेते हैं तो जिंदगी में सबसे बेस्ट कर लाएंगे, नहीं तो ऊपर भी बेस्ट कर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गरीबी रेखा से आप क्वेश्चन समझ रहे, गरीबी रेखा, गरीब कौन होते हैं? आप समझते हैं गरीब का हालत क्या होता है? चलेंगे पढ़ेंगे आंसर। गरीबी को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा सीमांकन या आकर्षक किया गया है। गरीबी रेखा के कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति आय की निर्धारणता किया गया है। समझ गए ना गरीबी रेखा से किसे कहेंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नरेगा से आप क्या समझते हैं? नरेगा से, जैसे मनरेगा होता ना, मनरेगा, तो नरेगा के अपन मनरेगा होना चाहिए था, मनरेगा से आप क्या समझते हैं? मनरेगा ये ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा समझ गए ना? मनरेगा क्या है? नरेगा नहीं होता कुछ, या नौ का जगह म होगा, आप लिख लीजिए म, मनरेगा से आप क्या समझते हैं? मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। समझ गए ना? ग्रामीण मजदूरों को साल में, यानी एक साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। को 25 अगस्त 2005 को इस कानून को द्वारा अधिनियमित पारित किया गया था। क्योंकि मनरेगा कानून का बना 25 अगस्त 2005 ईस्वी को इसे कानूनी के द्वारा अधिनियमित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन 85। गरीबी को जन्म देता है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? गरीबी को जन्म देती है कैसे? आंसर लिखेंगे गरीब इसलिए गरीब है कि इनमें गरीबी के कारण उनके आय कम होती है। क्या होता है? गरीबी के कारण से क्या होती है? आय कम होती है। अशिक्षा और अज्ञानता के कारण बच्चों की जन्म अधिक होती है। मतलब क्या होते हैं? अब शिक्षा है नहीं शिक्षित, अब 4-5 को बच्चे जन्माएंगे और क्या उसको भरने पोषने में उतना गरीबी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं बच्चे मतलब बच्चा भी बाप होता है। कहता है जिमरमैन ने कि बच्चों की जन्म की अधिक होती है, जनसंख्या अधिक कर लेते हैं तथा उनकी अगली पीढ़ी अधिक गरीब हो जाती है। गरीब का कुछ चक्र ऐसे ही चलता
रहता है, इसका अर्थ है कि गरीबी ही गरीबी का क्या देती है, जन्म देती है। मान लीजिए आप 2 आदमी हैं और आपको 2 को कितना हो जाएगा, 10 को धिया पुता हो गया। आप जो जितना अमीर है, आपका जो बेटा बेटी होगा उतना ही गरीब हो जाएगा। आपके पास 10 कट्ठा, तो आप अकेले 10 कट्ठा का मालिक थे, लेकिन आपका जो बेटा होने वाला वो 10 कट्ठा क्या होगा, 1 कट्ठा का मालिक होगा। तो आप समझिए आप अमीर थे लेकिन वो क्या हो गया, गरीब हो गया। इसलिए गरीबी ने गरीबी को जन्म दिया। क्यों? अशिक्षा के कारण। इसलिए आप लोग पढ़िए लिखिए और एक कुशल और एक ईमानदार